वेलकम बैक टू माय यूट्यूब वीडियो। तो आज का हमारा टॉपिक है कि मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई या मुद्रा आपूर्ति के परिमाण क्या होते हैं। अब देखो, हमारी गवर्नमेंट को अगर हमारे गुड न्यूट्रिशन के, अच्छे पोषण के लिए, अच्छी हेल्थ के लिए कोई पॉलिसी बनानी है या फिर अच्छा न्यूट्रिशन या जो पोषण है उसके लिए अगर कोई स्कीम बनानी है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, सिटीजन्स का वेट फाइंड करेगी कि कितने सिटीजन है जिनका वेट बहुत ही ज़्यादा कम है, मतलब उनको बिल्कुल ही खाना नहीं मिल रहा, कितने ओवरवेट है जो बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं, या फिर कितने नॉर्मल है। तो वैसे ही क्या होता है, अपना जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है या सेंट्रल बैंक अपना जो है इंडिया का आरबीआई, वो क्या करता है, एक अच्छी मॉनेटरी पॉलिसी या मौद्रिक नीति बनाने के लिए, मौद्रिक नीति यानी कि कितनी मनी की सप्लाई होनी चाहिए इकोनॉमी के अंदर, कितना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट कितनी होगी, और क्रेडिट अवेलेबिलिटी मतलब लोन लोगों को कितने मिल सकते हैं, ब्याज दर कितनी होगी बैंक्स की, पैसा कितना और छापना है, ये सारी चीज़ें मॉनेटरी पॉलिसी या मौद्रिक नीति में आती है। तो इनके लिए आरबीआई को भी क्या करना पड़ता है, पहले देखना तो पड़ेगा कि कंट्री की जो पूरी है सिस्टम अपना जो चल रहा है, बैंकिंग का सारा सिस्टम वर्क कर रहा है, उसके अंदर टोटल अमाउंट, टोटल क्वांटिटी में कितनी है पैसे की एक गिवन टाइम के अंदर। तो उसी को बोला है मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। किस लिए करते हैं हम, ताकि आरबीआई एक अच्छी मॉनेटरी पॉलिसी बना सके या मौद्रिक नीति बना सके। अब मनी सप्लाई क्या होती है कि टोटल अमाउंट ऑफ मनी कितनी है एक गिवन समय में, या एक साल का समय मान लो ऐसे कि उस साल के अंदर टोटल अमाउंट ऑफ मनी कितना है इकोनॉमी के अंदर, टोटल अमाउंट ऑफ मनी कितना है इकोनॉमी के अंदर दिए गए समय पर अर्थतंत्र में कुल मिलाकर कितना पैसा है, तो वो होता है मनी सप्लाई या मुद्रा आपूर्ति। अभी इट प्लेज ए क्रूशियल रोल इन, किस किस में ये क्रूशियल रोल प्ले करता है कि अगर अपनों को मनी सप्लाई या मौद्रिक आपूर्ति के बारे में पता लग गया तो अपने क्या क्या चीज़ें सेट कर पाएंगे। एक तो अपने महंगाई या इन्फ्लेशन है, या फिर जो भी चीज़ों का प्राइस है ऊपर नीचे जो भी हो रहा है प्राइस चीज़ों का, वो सारा अपने सेट कर पाएंगे। और इंटरेस्ट रेट है दूसरा, जो डिपॉजिट्स है उन पे कितना इंटरेस्ट या ब्याज कितना लगेगा, लोन लेंगे तो उस पर कितना ब्याज लगेगा, ये सारी चीज़ें अपने को मनी सप्लाई के बारे में, मुद्रिक आपूर्ति के बारे में पता होगा तो अपने जान पाएंगे। अब आरबीआई इसको 4 फॉर्मूलों में मेज़र करता है मनी सप्लाई को। M0 हो गया, M1 हो गया, M2 हो गया, M3 हो गया और M4 हो गया। अब इसके अंदर ऐसा, ये M0 1 2 3 4 क्या है, ये मनी सप्लाई का मीज़र है कि इसको मनी सप्लाई टोटल इकोनॉमी में कितना पैसा है उसको मापने के लिए आरबीआई क्या करता है, इन फॉर्मूलों को यूज़ करता है। अब M0 जो है वो क्या है, इसको रिजर्व मनी भी बोलते हैं या हाई पावर्ड मनी भी बोलते हैं। आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि अगर M0 की जगह रिजर्व मनी भी नाम आ सकता है या हाई पावर्ड मनी भी नाम आ सकता है। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती है M0 के अंदर, ये थोड़ा सा अलग से समझना है, बहुत डाइवर्स है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आएगी। देखो M0 के अंदर एक तो करेंसी इन सर्कुलेशन की, पूरी इकोनॉमी के अंदर कितनी जो कैश कितना है फ्लो हो रहा है, जो कैश कितना फ्लो हो रहा है बैंक के, ये क्रेडिट ये वाले काउंट नहीं होंगे, चेक वगैरह ये इसके अंदर सारे काउंट नहीं होते, सिर्फ कैश इकोनॉमी में कितना है लोगों के पास हेल्ड बाय पब्लिक, और बैंकर्स वॉल्ट कैश कितना है। वॉल्ट कैश अभी अपने देखेंगे क्या होता है, जैसे कॉइन्स 1 रुपी नोट हो गया और अदर बैंक नोट्स, ये भी M0 में आएगा। उसके बाद में अब ऐसा होता है कि बैंकों के पास जो पैसा होता है ना, उसमें से भी कुछ उनको अमाउंट है ना आरबीआई को दे के रखना पड़ता है सिक्योरिटी के लिए। तो वो सीआरआर वगैरह या ऐसा कोई भी डिपॉजिट होता है ना जो बैंक आरबीआई के पास पार्क करता है, उसको भी क्या कहेंगे, अपने M0 में ही काउंट करेंगे। और उसके बाद में और अलग अलग जो डिपॉजिट है आरबीआई के पास जो जाएंगे, पैसा आरबीआई के पास जो जाएगा अलग अलग डिपॉजिट, वो भी M0 में आएगा। जैसे पब्लिक की डिपॉजिट हो गई, अगर लोगों ने आरबीआई में पैसा पार्क किया है, जैसे ये प्रधानमंत्री कल्याण डिपॉजिट स्कीम है जो ब्लैक मनी के लिए चलाई थी, कि आपके पास एक्स्ट्रा मनी है तो आप इस ब्लैक मनी है तो इसके अंदर डाल सकते हो आप वॉलेंट्रीली, कुछ 25% और समथिंग ऐसा कुछ था। और एनबीएफसी या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के भी कुछ भी डिपॉजिट उनसे रिलेटेड है, या यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट की जो भी पैसा है, तो ये सारा उनके पास जो डिपॉजिट है वो सारा भी किस में आ जाएगा, M0 में आएगा। तो ये आपको ये याद रखना है। उसके बाद में M0 मीजर्स क्या मीज़र करता है, M0 टोटल अमाउंट ऑफ पेपर मनी, टोटल अमाउंट कितनी है पेपर मनी की, देख लिया, नोट्स यानी जो भी है, और कॉइन्स कितने हैं सर्कुलेशन में,
उनके अलावा रिजर्व डिपॉजिट कितने हैं आरबीआई के पास। अब इसको M0 को मॉनेटरी बेस भी बोलते हैं या गवर्नमेंट मनी भी बोलते हैं। अब क्या क्या नाम देख लिए, रिजर्व मनी, हाई पावर्ड मनी, मॉनेटरी बेस और गवर्नमेंट मनी, ये सारे अपने M0 के लिए यूज़ करते हैं। और ऊपर अपनों M0 में ही देखा था ना वॉल्ट कैश, तो वॉल्ट कैश क्या होता है, कैश केप्ट बाय बैंकर्स विद देमसेल्व्स फॉर डे टू डे ऑपरेशन। अब उनको डे टू डे का उनका जो भी काम है, कोई एटीएम भरना है, उनको एटीएम में पैसा डालना है या फिर एक दूसरे को ब्याज पे पैसा देना है, बैंकों को खुद को, तो वो सारा, और उनका और कोई खर्चा है, मशीन ख़राब हो गई या जैसे भी स्टाफ मेंटेन करना है, जिसके लिए भी बैंकों के पास पैसा होता है, वो होता है वॉल्ट कैश सारा। अब देखो ये CRR अपनों ने आगे अच्छे से देखेंगे। बाकी अभी ये समझो कि जो बैंकर्स के पास ऊपर देखा था अपनों ने, कुछ एक्स्ट्रा मनी उनको आरबीआई में डालना पड़ता है, आरबीआई के पास रखना पड़ता है एज अ सिक्योरिटी, तो उसको बोलते हैं CRR। वो भी अब इसका एक इकोनॉमिक सर्वे ने एनालिसिस किया है कि अगर CRR बढ़ेगा तो क्या होगा, M0 भी बढ़ेगा। कैसे, क्योंकि आरबीआई के पास पैसा जा रहा है और आरबीआई के पास जो पैसा जा रहा है वो किसका पार्ट है, अपना M0 का पार्ट है। उसके बाद में आता है अपना M1 क्या होता है। अब M0 अलग रखना, अब M1 के अंदर क्या आएगा। अब M0 को के अंदर कुछ डिस्कस नहीं करना है अपनों को, सिर्फ एक चीज़ रखनी है M0 वाली, करेंसी विद पब्लिक, कि लोगों के पास कैश कितना रुपया है वो आ जाएगा M0 में, करेंसी विद पब्लिक। अब ये सारों में M1 M2 M3 M4 ये सारों में कॉमन रहेगा करेंसी विद पब्लिक, कैश विद पब्लिक जो है उसको बोला है। इसके साथ साथ M1 में और क्या आएगा, डिमांड डिपॉजिट ऑफ बैंक। अब ऊपर अपनों ने दूसरी वीडियोस में देखा हुआ ही है कि डिमांड डिपॉजिट क्या होता है, टाइम डिपॉजिट क्या होता है, ओवरड्राफ्ट क्या होता है, और सारी चीज़ें अपनों ने डिस्कस करी है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अटैच है, आप जाके वीडियो देख सकते हैं, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा डिमांड डिपॉजिट क्या होता है। तो M1 के अंदर आता है करेंसी विद पब्लिक, लोगों के पास जो पैसा है, और डिमांड डिपॉजिट ऑफ बैंक आ जाएगा। अब लिक्विडिटी भी अपनों ने डिस्कस कर रखा है, ऐसी चीज़ जो ईजिली कन्वर्ट हो जाए कैश रुपीज़ में, ऐसी कोई भी चीज़ या तरलता भी इसको बोलते हैं, जो इजीली कन्वर्ट हो जाए कैश रुपए के अंदर। अब लिक्विडिटी, अब इसमें करेंसी विद पब्लिक है, कैश है, तो इसकी लिक्विडिटी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी, M4 तक में सबसे ज़्यादा इसी की होगी। और डिमांड डिपॉजिट है तो वो भी अपने करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट कभी भी पैसा निकलवा सकते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा लिक्विड है। लेकिन क्वांटिटी इसमें सबसे ज़्यादा क्या होगी, कम, क्योंकि आगे अपने देखेंगे, आगे जाते जाते अपनी क्वांटिटी और बढ़ती जाएगी और टाइम डिपॉजिट वगैरह सारी चीज़ें काउंट होती जाएगी उसके अंदर। उसके बाद में M2 के अंदर क्या आएगा, करेंसी विद विद पब्लिक तो सेम रहेगा अपना। उसके बाद में डिमांड डिपॉजिट ऑफ बैंक, ये ऊपर वाला सेम है। उसके बाद में इसमें पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक में जो डिमांड डिपॉजिट होता है वो भी M2 के अंदर काउंट होगा। और लिक्विडिटी क्या होती है, M1 से क्या होगी, लिक्विडिटी थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि पोस्ट ऑफिस वाला मनी इजीली अपने नहीं निकालते, ऐसा कुछ भी मान लो। तो उसके बाद में क्वांटिटी क्या होगी, क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि इसमें पोस्ट ऑफिस वाला भी डिमांड डिपॉजिट काउंट हो गया। क्वांटिटी मतलब पैसे की मात्रा, तो वो तो ज़्यादा हो जाएगी। उसके बाद में अब M1 और M2 के बारे में एक फैक्ट है कि इनको नैरो मनी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं नैरो या संकरी मनी, क्यों, बिकॉज स्मॉलर साइज सिंस दे ओनली कवर डिमांड डिपॉजिट। अब इनके अंदर टाइम डिपॉजिट काउंट नहीं होता है जो FD RD वाला है, तो इसलिए इनको बोलते हैं नैरो मनी, क्योंकि इनका साइज़ क्या होता है, स्मॉल। अब M3 क्या होता है, एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्स भी बोलते हैं इसको, या एग्रीगेट मनी सप्लाई भी बोलते हैं। आपको याद रखना है अच्छे से, PYQ आया हुआ है कि M3 क्या होता है, एग्रीगेट मनी सप्लाई। अब इसमें क्या होगा, करेंसी विद पब्लिक कॉमन है सब में, डिमांड डिपॉजिट ऑफ बैंक हो गया, और टाइम डिपॉजिट ऑफ बैंक। अब इसमें पोस्ट ऑफिस वाला काउंट नहीं है, याद रखना, डिमांड डिपॉजिट ऑफ बैंक, टाइम डिपॉजिट ऑफ बैंक और करेंसी विद पब्लिक। लिक्विडिटी क्या होगी, औरों से थोड़ी कम होगी, क्योंकि टाइम डिपॉजिट FD RD इजीली नहीं तोड़वा सकते अपने, तो लिक्विडिटी क्या होगी, थोड़ी ऊपर वालों से कम हो जाएगी। और क्वांटिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि टाइम डिपॉजिट ऐड हो गया तो और पैसा ऐड हो गया। उसके बाद में एग्रीगेट मनी सप्लाई क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि बिकॉज आउट ऑफ ऑल दिस RBI इसको ही मेन फोकस में रखता है M3 को। जब अपनी मॉनेटरी या मौद्रिक नीति जब बनाएगा RBI, तो सबसे ज़्यादा इसी पिलर पे फोकस करेगा, इसी फॉर्मूले पे कि टाइम डिपॉजिट में कितना पैसा है, डिमांड डिपॉजिट में कितना पैसा है। इनको देख के ही वो अपनी मौद्रिक नीति बनाएगा, जिस पे इंटरेस्ट रेट वगैरह सारे लागू होंगे जिस नीति से।
उसके बाद आता है अपना M4। अब M4 क्या है, करेंसी विद पब्लिक सेम है, डिमांड डिपॉजिट ऑफ बैंक हो गया, टाइम डिपॉजिट ऑफ बैंक हो गया, ऊपर वाला सेम है। अब इसमें क्या आ जाएगा, डिमांड डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस भी आ जाएगा और टाइम डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस भी अपना इसके अंदर आ जाएगा, मतलब इसके अंदर सारी चीज़ें काउंट हो गई है। M0 को अलग रखना, उसका फॉर्मूला पूरा ही